संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 20वां भाग। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में लोगों को क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए 34 करोड़ रोजगार की ज़रूरत है। प्रौद्ध सिद्धांत के अनुसार ये रोजगार समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बंटे होने चाहिए। यह है कृषि में 30 से 40%, कृषि आधारित उद्योग में 20%, उद्योग में 20 से 30%, सरकारी नौकरी में 10% और ट्रेडिंग में 10%। हम लोगों ने यह भी पाया कि हमारे देश में इन क्षेत्रों में 36.65 करोड़ रोजगार की संभावना है और ये रोजगार अवेलेबल है। ग्रॉस नेशनल इनकम के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह भी पाया केवल 11% जीएनआई के अंदर यह आर्थिक रूप से भी संभव है। जब ये रोज़गार अवेलेबल है और आर्थिक रूप से इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत भी नहीं है तो आज हमारे देश में बेरोजगारी की फौज क्यों है? और रोज़गार को पाकर भी एक उसके बड़े हिस्से को नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है अर्थतंत्र को चलाने का गलत आर्थिक चिंतन। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, व्यापार नौकरी देना नहीं है, व्यापार व्यापारियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। उनका यह कथन अंशतः सही है। कम्युनिस्ट शासन में सारा आर्थिक तंत्र पार्टी और सरकार के हाथों में आ गई थी, लेकिन इस कारण चीन और यूएसएसआर जैसे बड़े और महान देश आर्थिक दृष्टि से कंगाली की हालत पर आ गए और उन्हें आर्थिक चिंतन में बदलाव करना पड़ा। इसलिए प्रधानमंत्री का यह कथन कि सरकार का काम व्यापार करना और नौकरी देना नहीं है, यह सही है। लेकिन क्या व्यापार व्यापारियों के हाथों छोड़ देने से राष्ट्र और समाज के आम जन की समृद्धि, उत्थान और विकास संभव है? नहीं। इसकी अब हम विवेचना करेंगे। सरकार के हाथ पूरे अर्थतंत्र को चलाने के कारण राष्ट्र की बर्बादी का एग्जाम्पल हमने यूएसएसआर, चाइना और ईस्टर्न यूरोप में देखा है। उसी तरह व्यापारियों द्वारा स्वच्छंद रूप से व्यापार चलाने पर आम जन के चरम शोषण का तांडव हम देख रहे हैं। ऑक्सफोम के हर वर्ष का रिपोर्ट यही कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में इंसेंटिव और इनिशिएटिव के कारण वेल्थ का क्रिएशन तो होता है, खूब होता है, लेकिन वह 1% लोगों के हाथ में ही सिमट जाता है। अतः आम जन की समृद्धि बाधित रहती है। अब 2020 में क्या हुआ? कोविड पेंडेमिक में पूरे विश्व में आम जन का जीवन कष्टप्रद रहा। एक बड़े हिस्से ने अपनी नौकरी खो दी और एक बड़े हिस्से को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। लेकिन इस पेंडेमिक में भी जबकि देशों का जीडीपी श्रिंक कर रहा था, दुनिया में बिलियनरों की संख्या बढ़ रही थी और उसके वेल्थ में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक 2020 के दौरान दुनिया में अरबपतियों की संख्या में 412 लोगों का इजाफा हुआ है। यानी हर हफ्ते 8 नए लोगों को अरबपति की सूची में शामिल हुए। 8 नए लोग, जबकि आम जन की समृद्धि तो दूर रही, वे कष्ट में जीवन बिताए हैं। -7% जीडीपी ग्रोथ वाले देश भारत में 40 नए अरबपति बने। 2020 में ही अंबानी की संपत्ति 24% बढ़कर 6.09 लाख करोड़ हो गई है। गौतम अदानी की संपत्ति दुगनी होकर 2.34 लाख करोड़ हो गई है। अतः हम देखते हैं कि व्यापारियों के हाथों व्यापार छोड़ देना आम जन के समृद्धि का कारण नहीं बन सकता है। अब हम कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे जिसे हमारे देश में प्राइवेटाइज किया गया, इसके परिणाम क्या हुए हैं। टेलीकॉम सेक्टर को 1994-95 के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। DO2 को कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया और BSNL एग्जिस्टेंस में आया।
अब डीओटी ने देश में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या किया है, इसकी अगर हम विचार करें तो उन्होंने पूरे देश में कम्युनिकेशन का जाल बिछाया। 1947 में जब देश को अंग्रेज छोड़ गए थे तो 65,000 टेलीफोन लाइंस थी। 1999 में 23 मिलियन लाइंस, इसे डीओटी ने अपने ही रेवेन्यू जनरेशन से इंस्टॉल किया है। जब डीओटी को बीएसएनएल में कन्वर्ट किया गया था तो इसका सरप्लस रेवेन्यू उस समय 10,000 करोड़ था। बीएसएनएल मोबाइल सेक्टर में भी तेजी से फैल रहा था, लेकिन प्राइवेट प्लेयर के आने के बाद इन कंपनियों को बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की फैसिलिटी दी गई, लेकिन बीएसएनएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 2G, 3G और 4G में अपग्रेड नहीं कर पाई। जबकि प्राइवेट कंपनियों ने बैंक से ही लोन लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया और उसी में 2G हम लोगों ने स्पेक्ट्रम घोटाला भी देखा। अगर ये प्राइवेटाइज नहीं होता तो वो स्पेक्ट्रम घोटाला हम लोगों ने नहीं देखा होता। अब क्या बीएसएनएल इसको अपग्रेड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कर सकता था, लेकिन उसे करने नहीं दिया गया। बीएसएनएल के अपग्रेडेशन के प्रपोजल को मंत्रालय ने सैंक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर बीएसएनएल ने समय रहते अगर साथ ही साथ उनके अगर अपने अपग्रेडेशन करता बीएसएनएल तो ये प्राइवेट पार्टी आज इतनी सफलतापूर्वक लोगों के घरों में प्रवेश नहीं कर सकती। अब इसका कारण क्या था? भ्रष्टाचार। मंत्रालय के कुछ लोग अवश्य इन प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पेरोल पर होंगे। आज इन प्राइवेट सेक्टर्स में भी दर घटाने की होड़ लगी हुई है। जियो ने अन्य कंपनियों को बंद करवाने के कगार पर ला दिया है। इन सारी कंपनियों में सरकारी बैंकों का पैसा लगा हुआ। जियो में भी कोई ये प्राइवेट जो है अंबानी का पैसा नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है। जो बीएसएनएल भी चलता था तो हम लोगों का रेवेन्यू हम लोगों के पैसे से चलता था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए फाइल पर कुंडली मार के ये लोग बैठे रहे कि ये 2G, 3G, 4G नहीं ला पाए और कंपटीशन में जो है वो जियो और एयरटेल आदि के कंपटीशन में बीएसएनएल खड़ा नहीं हो पाए। तो ये कंपनियां डूबेंगी तो बैंक का पैसा भी डूबेगा। इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ कि जियो सिंगल मोनोपोली बनेगा, जो अब धीरे धीरे अपना दाम बढ़ा रहा है। बैंकों का पैसा डूबेगा अभी, जो अन्य कंपनियां अगर बैठेगी, जो पब्लिक का पैसा है। अब इसी पीरियड में देखिए जो प्राइवेटाइजेशन की क्या बात है। टाटा ने विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जो एक पीएसयू था उसका 25% शेयर 1439 करोड़ रुपए में खरीदा 2013 में। 1439 करोड़ रुपए। अब देखिए ये पैसा इन लोगों ने फिर किस तरह बीएसएनएल से लिया। सब्सिक्वेंटली बीएसएनएल बोर्ड के मीटिंग में टाटा ने प्रपोजल रखा कि बीएसएनएल के रेवेन्यू से, रिजर्व रेवेन्यू से, जो उसके ग्रोथ के लिए था 1200 करोड़ टाटा टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। बोर्ड के 2 गवर्नमेंट मेंबर ने भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही यही था। तो उन्होंने 1439 करोड़ रुपया लगाया बीएसएनएल के शेयर्स को खरीदने के लिए और 1200 करोड़ को उसको अपने ही कंपनी में फिर इन्वेस्ट करा लिया। ये तो हुई बीएसएनएल की बात। अच्छा, अब इसमें लोग, अब बीएसएनएल का जो 42% जो रेवेन्यू था वो अपने एम्प्लॉई के सेक्टर पे, एम्प्लॉई सेक्टर पे खर्चा करता था, उसके सैलरी पर, पेंशन पर और अन्य चीज़ों पर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट था। उसके सारे एम्प्लॉई की नौकरी पक्की थी और वे बहुत अच्छी तरह से अपने परिवारों को देखते थे, रहते थे। और जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां हैं उनका जो खर्चा है 4 से 5%। अब जियो की क्या हालत है? वो जहां 100 एम्प्लॉई बीएसएनएल के काम करते थे वहाँ 8-10 एम्प्लॉई से काम चला रहा है। और जहाँ वहाँ 50,000 से 1.5-2 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलता था, यहाँ 10,000 से 20,000 तनख्वाह इन लोगों को दिया जाता है। इनका शोषण होता है। 10-10, 12-12 घंटे काम लिए जाते हैं और उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है। इस तरह इंश्योरेंस सेक्टर की बात अगर हम करें, सरकार अपनी पीएसयू, LIC, GIC आदि को डिसइन्वेस्ट करने के साथ इस सेक्टर को टेलीकॉम की तरह पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया।
अगर हम विश्व के अन्य इंश्योरेंस कंपनी के परिप्रेक्ष्य में इस डेवलपमेंट को देखें तो यह यहाँ के लोगों के लिए धोखा छोड़कर कुछ भी नहीं है। LIC का इनकम 10% पर एनम के अनुसार बढ़ रहा है, जबकि एशिया में यह 6.7% है, यूरोप में 3.4% है और USA में 1.4% है। क्लेम का सेटलमेंट जिसका सीधा संबंध आम लोगों से है, LIC का 95% है, GIC का 74% है और पूरी विदेशी कंपनियों का इंटरनेशनल लेवल पर यह 40% है। 60% क्लेम वो जो है नहीं देते। भारतीय जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उनका मोटो रहता है कि हम इंश्योरेंस सेटल करके लोगों को मदद करें, और विदेशी कंपनियों का रहता है कि सेटलमेंट में तरह तरह से हम जो है अड़ंगा लगाकर उनके उनको पैसा नहीं दें। आपको याद होगा कि जब हेमंत करकरे जो है वो बॉम्बे में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया था तो हेमंत करकरे की उसमें मौत हो गई थी। तो LIC आदि जो इंश्योरेंस कंपनियों में उनका पैसा था उनकी पत्नी को ठीक समय पर घर पे जाके दे आया। और जो प्राइवेट कंपनीज थे उन्होंने पूछना क्या शुरू किया कि वो वहाँ पर क्यों गए। अब बताइए, बाद में पब्लिक प्रेशर में, गवर्नमेंट के प्रेशर में उन्होंने जो है इंश्योरेंस का सेटलमेंट किया। LIC अपने 70% फंड का इन्वेस्टमेंट सरकारी संस्थानों में करता है, जबकि प्राइवेट और बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर करती हैं और अपने प्रॉफिट को देश से बाहर ले जाती। USA में 3000 इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें अधिकांशतः लॉस में है। इनमें से 300 को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। जर्मनी और फ्रांस ने विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने देश में डोमेस्टिक रिस्क के लिए बैन कर रखा है। स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह विदेशी इंश्योरेंस कंपनी को बैन कर रखा है। इस तरह हम देखते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह प्राइवेटाइज करने के लिए और ओपन करने के लिए जो है सरकारों ने जो स्टेप लिया है वह देश हित और लोक हित में नहीं है। अब एयर इंडिया की बात करें। एयर इंडिया जो कि एक सरकारी यूनिट उसके घाटे और इफ़िशियंसी की बात हम लोग रोज़ सुनते हैं और हंसी उड़ाते हैं। पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित मीडिया भी एयर इंडिया के नकारात्मक हिस्से को बार बार दिखाती है, लेकिन एयर इंडिया को घाटे का सौदा बनाने में इसी UPA की भ्रष्ट सरकार की देन है। अन्य सेक्टर्स की तरह एयरवेज को भी अन्य प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। इसी प्राइवेट कंपनी में एक थी जेट एयरवेज जिसमें कहा जाता है कि ड्रग्स माफियाओं का पैसा लगा था। इसी जेट एयरवेज को एयर इंडिया के कमाऊ रूट्स पर अपने विमानों को चलाने के लिए अलाउ कर दिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की कमाई घटनी शुरू हो गई। यह हुआ UPA सरकार के समय में। एयर इंडिया के कुछ विमानों को की जरूरत थी जिसे वो वेट लीज पर लेना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन UPA के मंत्री और कैबिनेट डिसीजन ने एयर इंडिया को 70 विमान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। इस 70 विमान के खरीद में कट मनी लिया गया। ऐसा कहा ही नहीं जाता है, ऐसा प्रूफ भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया में आया था और CBI ने केस दर्ज किया था। इन्हीं दो कारणों से एयर इंडिया की फाइनेंशियल हालत खराब हो गई है। वैसे हम प्राइवेट एयरलाइंस की बात करें तो किंगफिशर और जेट एयरवेज बंद हो चुके हैं और इसकी बंदी के साथ ही बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं, जिस रुपयों को UPA के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने फ़ोन कर बैंकों से ही नहीं लाया था। उसी तरह अगर हम रेल की बात करते हैं जिसके निजीकरण की बात आजकल चल रही है, तो विदेश में इस सेक्टर की निजीकरण सफल नहीं रही। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के ज़माने में ब्रिटिश रेल का निजीकरण हुआ था, लेकिन ब्रिटिश रेल आज बर्बादी के कगार पर है। ट्रेनों को प्रतिदिन कैंसिल करना पड़ता है और वे निरंतर लेट चलती हैं। सुरक्षा में ब्रिटिश रेल की हालत दयनीय हो गई है। ब्रिटिश रेल ने अपने सिस्टम को अधिक सेफ बनाने व सुधारने के लिए भारतीय रेल विशेषज्ञों का सहारा लिया है। अपने देश में जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC मेट्रो रेल ने अपनी एयरपोर्ट सेवा शुरू की थी तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसे अंबानी को चलाने के लिए दिया गया था। लेकिन जब अंबानी की कंपनी उस मेट्रो सेवा को सफलतापूर्वक नहीं चला पाई तो उसने मेट्रो रेल स्ट्रक्चर को अनसेफ डिक्लेयर कर और रेल सेवा को बंद कर दिया। ये एक क्रिमिनल एक्ट था क्योंकि ये आरोप निराधार था और झूठ था। एयरपोर्ट की यह सेवा आज भी सफलतापूर्वक अभी भी चल रही है और रेल में इस तरह के विदेशों में और अपने यहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के इस एग्जाम्पल्स को देखते हुए भी अभी की सरकार जो है ऑपरेशन के लिए
और अन्य चीज़ों के लिए अपने देश में रेल को प्राइवेट प्लेयर्स को खोल रही है। इस तरह के कई उदाहरण विश्व के परिप्रेक्ष्य में दिए जा सकते हैं, जहां व्यापारियों के द्वारा इन व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाने पर आम जनों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा, वरना यह तो व्यापारियों के द्वारा वेल्थ का क्रिएशन और कुछ लोगों के लिए हुआ, या आम जनों का शोषण चरम पर पहुंच गया। अब अगली भाग में हम देखेंगे कि अगर व्यापारी इसको नहीं चलाएंगे तो इसे कौन चलाएगा, कैसे चलेगा।